हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ही पहले ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़े थे, उसको 12th में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, ये सब चीज़ प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया था। और पहले का जो भी क्लास है वो रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एक तरह से हम लोग लास्ट टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं। मतलब ट्रांसफार्मर हो गया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ऑल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज में लाया जाता है, इसके बारे में सीखना है। फिर इसका थियोरेटिकल कंटेंट फिनिश हो जाएगा और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तब हम लोग इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 1 से 2 क्लास का है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये कंटेंट आपका फिनिश जब होगा तो उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स में आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर क्या, तो एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग लो एसी वोल्टेज को हाई में या हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर लो एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है ना, तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और हाई को लो करता है तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यानी बोलेंगे इट इज अ डिवाइस which is used either to obtain high AC voltage from low voltage AC source, or to obtain low AC voltage from high voltage AC source। ठीक है, तो चलो ये तो हम लोग बेसिक इसका मतलब समझे कि ट्रांसफार्मर आखिर किस काम का है। लेकिन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। वैसे कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लेकिन वो समझेंगे कैसे, तो आइए कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, वर्किंग सिखाएंगे तो प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। हालांकि जनरली स्टेपिंग जब किया हुआ रहता है ना, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं कि कोई भी डिवाइस हो तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो बोल देंगे इट वर्क्स on the basis of mutual induction। अब एक प्रिंसिपल आगे समझेंगे, उसके पहले जो है आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूं। ट्रांसफार्मर में आखिर क्या क्या मौजूद होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझें। तो ऐसा करें, जैसे जो बुक है ना,
इस बुक में जितना भी पेज है, आप सपोज कीजिए इस सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, मान लो, और सब लेमिनेशन किया हुआ है, जिससे एक दूसरे के टच में रहने के बाद भी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, सब में लेमिनेशन किया। हर पेज समझो लेमिनेशन किया हुआ है, और पेज क्या चीज़ से बना हुआ है? तो सॉफ्ट आयरन मटेरियल से बना हुआ। ठीक है, चलो इसी बुक को समझो, मैंने पेज वाइज है, इधर से पैक नहीं किया गया, सब फ्री है, सब पेज वाइज है, लेमिनेशन करके ऐसे रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे समझो, ऐसे काट के निकाल दिए, ऐसे काट दिए, हटा दिए, मतलब ये पार्ट एम्प्टी कर दिया, आर पार दिखने वाला, यानी बस किनारे में बच गया, ऐसे ऐसे। ठीक ना। ट्रांसफार्मर का यही कोर मटेरियल होता है, बीच वाला पोर्शन गायब हो गया, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, ढेर सारा लेमिनेटेड सीट रहता है, और एक दूसरे पे अरेंज करके रखा हुआ रहता है, अटैच करके रखा हुआ रहता है। तो ये वर्क कैसे करता है इस पर भी समझते हैं, लेकिन हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, अब ऐसे देख, हाँ जी, तो ढेर सारा लेमिनेटेड सीट को एक दूसरे पे रख दिए, तो आपको सामने से देखने पर तो केवल एक सीट दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप सामने से अगर देखें इस बुक को तो आपको केवल ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ एंगल से देखें तो इस सब लगेगा कि ढेर सारा पेज इसमें मौजूद है। तो वैसे ही समझिए, इसमें ढेर सारा आयरन सीट का पेज मौजूद है, लेमिनेटेड सीट मौजूद है, लेकिन हम फ्रंट से देख रहे हैं, इसलिए मुझे केवल एक ही नज़र आ रहा। अब देख, हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर कॉइल को बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक ना, बाइंडिंग करते हैं। चलिए बाइंडिंग हो गया। अब ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न, जितना बार ये कॉइल को लपेटा गया है, इसको एक टर्न, दो टर्न, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न NP। और इस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है उसको NS से डिनोट किए। देखो, ट्रांसफार्मर कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा करता नहीं, ट्रांसफार्मर पे भी कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आता है। ट्रांसफार्मर का काम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना ना हो करके वोल्टेज को बढ़ाना घटाना होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है, जो पावर, थर्मल पावर स्टेशन से जो आया हुआ सोर्स है, AC सोर्स, उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो इनपुट हुआ, सपोज करो इसका जो EMF है, यानी प्राइमरी कॉइल को जिस AC सोर्स के साथ कनेक्ट किए, इस AC सोर्स का RMS EMF को EP बोले, ठीक ना, P फॉर प्राइमरी। और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से जो है ना, ये वायर कंज्यूमर के यहाँ जाता है, अलग अलग घरों में जाता है, यहीं से सप्लाई होता है।
तो ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ठीक ना। अब एक्सटर्नल सर्किट यानी कि अलग अलग बिल्डिंग वगैरह जो है, फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पर ये चला गया ट्रांसफार्मर से, तो ये हो गया सेकेंडरी और इसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक। ये तो हम लोग डिजाइन इसको किए। उम्मीद है आप डायग्राम समझे होंगे। देखो फिगर जैसा दिख रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो लेमिनेटेड सीट एक दूसरे पे बहुत सा रखा हुआ, दिखाई केवल सामने वाला पेज हो रहा, ठीक ना। कोई कोई बुक में जो है ना कुछ एंगल से फिगर ले करके देता है, तो 3 डायमेंशनल फिगर बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। तो अब आ जाओ हम लोग बात को समझें, ये वर्क कैसे करेगा। ये तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग सीखे। कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे कि 2 ठो कॉपर कॉइल हैं, दोनों को इस लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के आर्म में बाइंडिंग करती है। जो एक को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल जो है एसी सोर्स से कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी कॉइल जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होता है, वहाँ से सप्लाई होता है। यही है कंस्ट्रक्शन, लिख भी देंगे। वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है, बोलेंगे कि देखो ये जो है, मान लो ये एसी सोर्स है, तो ये जो कॉइल है, इस एसी सोर्स के कारण इसमें करंट का फ्लो होगा ना, तो होगा। समझ लो ना, एक तरह से सोलेनॉइड जैसा ना हो गया, करंट का फ्लो होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये जो कोर मटेरियल है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, और पढ़े हो ना आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो बहुत जल्दी जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। आयरन पीसेज को मैग्नेट के कांटेक्ट में ले जा करके रखेंगे तो वो पीस भी जो है ना मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता नहीं। तो बोलेंगे क्या कि जब इसमें प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो होता है, ठीक ना, प्राइमरी सर्किट में जब करंट का फ्लो होता है तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये जो ट्रांसफार्मर का कोर मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी इस मटेरियल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। अब चूंकि अल्टरनेटिंग करंट बढ़ते घटते रहता है, उसका डायरेक्शन भी बदलते रहता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी जो है कोर मटेरियल का बढ़ते घटते रहता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़े घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। ध्यान से सुनो, बोलेंगे प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज होते रहता है, करंट चेंज होगा तो करंट से जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जाहिर है इसमें भी ईएमएफ डेवलप होगा, इसमें भी ईएमएफ डेवलप, और इसमें जो ईएमएफ डेवलप होता है ना वही ईएमएफ सप्लाई कर दिया जाता है जो भी हाउस होल्ड यूज के लिए है ना, अलग अलग कंज्यूमर के यहाँ सप्लाई कर दी। मतलब कि ट्रांसफार्मर का मेन काम था इस कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कराना। हाँ, अगर इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और वो ईएमएफ इससे ज़्यादा हो गया, मतलब जितना ईएमएफ का, अगर हम मान लो 110 वोल्ट का एसी सोर्स कनेक्ट किए थे, इसमें ईएमएफ अगर 220 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया या ज़्यादा हो गया 110 वोल्ट से, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अप कर रहा है वोल्टेज को। लेकिन अगर ऐसा हो
कि ये जो है 220 वोल्ट का एसी सोर्स है, इधर जो है ना मान लो कि आउटपुट जो है 220 वोल्ट से कम हो रहा है, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों को समझें। तो पहले तो आप इसको लिख लें, फिर मैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग को भी प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। तो इसके कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को लिख दिए, जिससे कि आप 12th के एग्जाम में प्रॉपर वे में लिख सके। कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो देखो शॉर्ट में लिख दिए हैं, 2 कॉपर कॉइल्स आर वाउंड सेपरेटली एट द 2 आर्म्स ऑफ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर है और 2 ठो कॉइल को वाउंड कर दिए। वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी एंड द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी। द ओरिजिनल सोर्स यानी जो एसी सोर्स है, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ओरिजिनल सोर्स हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं और इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सोचो करंट इसमें चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ इसमें डेवलप हो रहा है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन ही ना हुआ। इसीलिए ना बोले कि इसका जो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। अब देख वर्किंग काम कैसे करता वो भी लिख दिए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी सॉफ्ट आयरन कोर, एक मिनट, हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, अब देखो जी ऐसा करो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी सॉफ्ट आयरन कॉइल, कारण कि देखो अल्टरनेटिंग करंट इसी में ना फ्लो होगा, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो बोलेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी सॉफ्ट आयरन कॉइल कॉमा मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, पूरा सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। बोलेंगे सिंस करंट इन द प्राइमरी सर्किट वेरीज विथ टाइम, करंट इसमें वेरी कर रहा है, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द बोथ कॉइल वेरीज विथ टाइम, हेंस ईएमएफ इंड्यूसेज इन बोथ कॉइल। शॉर्ट में लिखे हैं, जिससे का पूरा डिटेल बुक जैसा तो नहीं पूरा लिख लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर ले आप। हाँ जी, देखेंगे मेंशन कर दिया एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ईपी हो गया आरएमएस ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स, और सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ईएस बोल रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग इस प्राइमरी सर्किट के लिए इक्वेशन लिखें तो इसमें एसी सोर्स है जिसका ईएमएफ ईपी है, और ये जो कॉइल है इसमें भी ईएमएफ डेवलप होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग होता है तो ईएमएफ डेवलप होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न एनपी है तो बोलेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एनपी, है ना। यानी कि नेट ईएमएफ का बात करें फॉर प्राइमरी सर्किट तो ईपी माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। फाई जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, प्रत्येक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट किए। तो नेट ईएमएफ आप लिखते हैं ना आई इंटू आर, तो इसका हम लोग रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके चले हैं, इसलिए आई इंटू आर यानी 0 हो गया। तो देखो तो ईपी क्या हो गया, एनपी डी फाई बाई डी टी। चलो एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग बात करें सेकेंडरी सर्किट के लिए। तो सेकेंडरी सर्किट में जो ईएमएफ डेवलप होगा तो जाहिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही तो ईएमएफ होता है। तो बोलेंगे माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ठीक,
चलो भाई, दो इक्वेशन लिख लिए। अब जो है दोनों में रिलेशन देखे, इसमें जो ईएमएफ डेवलप हुआ और ये जो है, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया जाए तो ES बाई EP, इधर क्या बच गया, माइनस NS बाई NP, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल माइनस NS बाई NP इंटू EP। देखो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा, प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ होगा ना, उससे फेज में 180 डिग्री ज़्यादा होगा। जैसे मान लो, जैसे लिखते हो ना, E = E0 साइन ओमेगा टी, और अगर कोई ऐसे लिख दे E = E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, तो सोचो तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, E = -E0 साइन ओमेगा टी। यानी कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, माइनस साइन का फर्क है, माइनस साइन का फर्क है, यानी फेज का कितने का फर्क है, पाई का, यानी 180 डिग्री का। यानी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ES जो है, यानी सेकेंडरी कॉइल का, यहाँ लिख दे रहे हैं निगेटिव साइन indicates that ES is 180 degree out of phase of EP, ठीक ना। इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा, इसके करंट को हम IS बोले हैं, इसमें करंट को IP बोले हैं, तो बोलेंगे इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा इस सेकेंडरी कॉइल में, ये इसके कंपैरिजन में, AC सोर्स के कंपैरिजन में उसका फेज जो है 180 डिग्री आउट हो जाएगा, ठीक ना, ऐड कर दो उसमें, ठीक। तो चलो यहाँ तक तो लिखेंगे। तो हम लोग सीखे कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है -NS बाई NP EP, ठीक है। माइनस साइन क्या बतलाता वो तो समझ गए, अगर इसी को मॉड में लिखते हैं तो NS बाई NP EP है ना, नेगेटिव साइन से मतलब अगर नहीं रख रहे हैं तो थोड़ा सोचना, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, मान लो 1 मिनट के लिए ये 220 वोल्ट का AC सोर्स, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में है 200 और प्राइमरी में है 100, तो क्या हो जाता, 200 बाई 100 और 220, देखो तो ये कितना आ गया, ये 440 वोल्ट हो गया कि नहीं। मतलब ये 220 वोल्ट है और यहाँ ये में 440 वोल्ट हो गया ना। मतलब अगर NS का वैल्यू NP से बड़ा होगा तो जाहिर है रेशियो 1 से बड़ा होगा, तब ES का वैल्यू EP से बड़ा हो जाएगा, देन ES इज ग्रेटर देन EP। और इस केस में अगर ऐसा हो, इन दिस केस इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखो, इफ NS लेस देन NP, NS अगर कम हो NP से, देन ES लेस देन EP, ठीक ना। ES EP से कम होगा, जाहिर है ये टर्म 1 से कम, मान लो कि ये 200 है
और यहाँ नंबर ऑफ टर्न 400 है, माने प्राइमरी वाला ज़्यादा है, तब तो ये 1/2 ना होगा, यानी जो एसी सोर्स का ईएमएफ होगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर ये 220 वोल्ट है तो 110 वोल्ट उसमें इंड्यूस होगा। तो बोलेंगे क्या कि उस केस में, इन दिस केस इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब देखो, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देखो इसमें नया कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के से डिनोट कर रहे हैं। NS/NP को नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय number of turns of primary coil is called transformation ratio. यानी कि ये हो गया NS/NP। ठीक, सोचो अभी ना पढ़े हो, NS अगर NP से बड़ा हो तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर तभी 1 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं। यानी उस आधार पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब K का वैल्यू 1 से बड़ा हो, या ऐसे लिख दे रहे हैं K ग्रेटर देन 1 फॉर a step up transformer, and K less than 1 for a step down transformer. ठीक है। तो ये तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सीखे। आगे जो है ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या है इसको सीखते हैं। पहले आप इसको लिख लें। अब हम लोग इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। देखें, इफिशियंसी को हम लोग ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका डिफिनीशन है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। जैसे आप पढ़े हुए हैं कि पावर जो है V × I भी होता है। तो आउटपुट पावर में जो वोल्टेज है वो हो गया ES, इंड्यूस्ड EMF ES, और करंट IS, और इनपुट में हो गया EP IP। ठीक ना, यही फॉर्मूला हो गया इफिशियंसी का। देखो ट्रांसफार्मर में हम लोग वैसे तो 100% इफिशियंसी तो कोई चीज़ का नहीं हो। कोई भी ऑपरेटर्स बने तो जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन बहुत बेहतर तरीके से इंस्टॉल करने पे 99% तक का समझ लो कि हम लोग इफिशियंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे पावर 100 वाट है तो 99 वाट तक जो है हम लोग यूज में ला सकते हैं, कुछ ही वेस्टेज जाता है। इसी को जब हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, इन परसेंटेज, तो
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ESIS डिवाइडेड बाई EPIP इंटू 100, है ना। तो बोलेंगे इफिशियंसी of the order of 99% can be easily achieved, ठीक। और अगर किसी तरह का लॉस नहीं माना जाए, नेग्लेक्टिंग एनी लॉस ऑफ पावर, तब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है, यानी कि तब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में EPIP ESIS इसको हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक ना। इसमें ये मान के चलते हैं कि कोई तरह के एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जबकि लॉस तो होता है, और आगे हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी ही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक तो आप सीखे। आगे अब हम लोग ये सीख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने तरीके से एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, लिखा जाए। देखिए, ट्रांसफार्मर में एनर्जी का जो लॉस है वो 4 तरीके से होता है, जो मेनली जो है 4 हम लोग पॉइंट देते हैं। एक बोलते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस मतलब ये नहीं कि आयरन गायब हो रहा है, आयरन के कारण जो लॉस होता है। तो सॉफ्ट आयरन से कोर मटेरियल बना होता है, और कोर मटेरियल से जाहिर है जब हम लोग प्राइमरी सर्किट में करंट पास कराते हैं तो कोर मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो एडी करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कुछ एनर्जी जो है उस कोर मटेरियल में हीट जो प्रोड्यूस होता है उसके कारण लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को हम कम कैसे करें, यानी सॉफ्ट आयरन कोर में, कोर मटेरियल में हम एडी करंट को कैसे कम करें। तो एडी करंट को ही कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। जो बोले ना पेज वाइज बना लो, अलग अलग आयरन सीट का पेज बना लो और उसको चिपका दो, तो अलग अलग जो है ना सीट लेने से एडी करंट जो है वो घट जाता है, और एडी करंट घट जाएगा तो कम ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हम लोग समझे, इसका नाम देते हैं आयरन लॉस। बहुत बार तो कोई एग्जाम में केवल इतना ही आ जाता है कि कितने टाइप का लॉस होता है। तो एक तो हो गया आयरन लॉस, दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब हुआ जो उसमें कॉइल रहता है ट्रांसफार्मर में वो कॉपर का बना होता है ना, कॉइल कॉपर का बना होता, और उससे कॉइल से जब करंट पास करता है तो जाहिर है हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, तो उसको नाम दे दिया जाता है कॉपर लॉस। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये लॉस कम हो तो थिक कॉपर कॉइल, ज़्यादा थिकनेस वाला जो है कॉपर कॉइल यूज करो। ज़्यादा थिकनेस होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हीट कम प्रोड्यूस होता है। तो देखो उसी को लिख दिए हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू द कॉइल्स then some amount of heat is produced. To reduce this loss, thick copper coils are used in transformer. ठीक है, थिक कॉपर कॉइल को यूज में लाते हैं। इसका लिख दिए हैं कि सिंस कोर मटेरियल इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट इज प्रोड्यूस इन कोर मटेरियल एंड हेंस हीट इज प्रोड्यूस, ठीक ना, हीट इज प्रोड्यूस। बोलेंगे टू रिड्यूस दिस लॉस लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन शीट्स आर यूज इन ट्रांसफार्मर। अगर इस हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं तो लेमिनेटेड शीट यूज कीजिए, और इसमें हम लोग बोले कि थिक कॉइल यूज कीजिए। अब देखो एक टर्म है हिस्ट्रेसिस लॉस। याद कीजिए परमानेंट मैग्नेट के लास्ट में हिस्ट्रेसिस लॉस पढ़ाए थे।
हिस्टैरिसीस लूप पढ़ाए थे, तो उसमें क्या सिखाया गया था, कोई मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज किए, डीमैग्नेटाइज किए, कभी फील्ड इधर रखे कभी, तो यहाँ भी तो ट्रांसफार्मर में भी तो वही ना होता है, कभी करंट का डायरेक्शन इस सेंस में है, कभी इस सेंस में, तो कभी जो कोर मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, कभी डीमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण भी उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो हीट कम से कम प्रोड्यूस हो, उसके लिए ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम से कम हो। तो सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल होता है ना जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम से कम होता है, और जितना ही एरिया हिस्टैरिसीस लूप का कम से कम होता है, ठीक ना, हिस्टैरिसीस लूप जो बोल रहे हैं वो पहले से आप रिलेट कीजिएगा, ऑलरेडी वो एक्सप्लेन किया गया है, तब आप प्रॉपर्ली बात को समझेंगे। मतलब सिंपली बोलेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर में हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम होता है, और एरिया कम होगा तो कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखो, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, it is called hysteresis loss. To reduce this loss, core material of soft iron is used. The hysteresis loop area of soft iron is very small. ठीक ना, very small होता है hysteresis loop area इसका। चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो होता क्या है ना कि प्राइमरी कॉइल एसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। अब प्राइमरी कॉइल के थ्रू जितना प्रत्येक टर्न के थ्रू फ्लक्स होता है ना, सेकेंडरी कॉइल तक जाते जाते कुछ तो फील्ड कमी हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक टर्न के थ्रू फ्लक्स उतना नहीं होता है जितना प्राइमरी कॉइल के थ्रू होता है। तो कुछ एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का लॉस हो जाता है उस कारण से भी। तो पहले इसको आप लिख लें, तो एक और लॉस लिखाते हैं। अब देखिए फोर्थ लॉस जो है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ड्यू टू इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के थ्रू जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है प्रत्येक टर्न के थ्रू, सेकेंडरी में कम होता है, इसलिए कुछ एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का लॉस हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज लॉस्ट। तो देखो ट्रांसफार्मर से डिटेल जितना कुछ भी था वो हम लोग पढ़े, जाहिर एक बड़ा सा पोर्शन है, हालांकि इसमें क्वेश्चन वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होता नहीं है, प्रॉब्लम तो हम लोग बनाएंगे ही, देखेंगे। अच्छा देखो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का डिजाइन बनाए थे, चलो शॉर्ट में बना दे रहे हैं, है ना। ये प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे जो है एसी सोर्स, ये सेकेंडरी कॉइल एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किए ही ना काम किए थे। अच्छा अगर तुमसे कोई कहे कि हम यहाँ पे एसी सोर्स के बजाय एक बैटरी कनेक्ट कर दें, तब बतलाओ इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो देखो बैटरी अगर कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी का तो करंट फिक्स वैल्यू का हो जाता है, करंट फिक्स हो गया, करंट फिक्स हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस मटेरियल में, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होने वाला दोनों में से कोई कॉइल में नहीं, है ना। यानी कि एसी सोर्स अगर होगा तो उसके हेल्प से इसमें ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन डीसी सोर्स होगा, बैटरी होगा, तब ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एसी सोर्स को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों किया जाता है, उसके वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन डीसी सोर्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए ट्रांसफार्मर के बारे में। आगे हम लोग सीखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज में लाया जाता है, और फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम बनाएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर जो है हम लोगों का एंड होगा। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी दीपावली।